इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। राकेश रंजन जी, बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने लिया है। हालांकि सीता सोरेन को लेकर कयास लगा रहे थे, लेकिन ये जेएमएम के लिए भी एक बड़ा झटका है कि अब सीता सोरेन उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और इस बात की के लिए कयास लगाए भी जा रहे थे उदय। कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने इस पर किया है और ये उसी दिन जिस दिन सीता सोरेन शामिल हो गई थी उसके बाद ये लगने लगा था कि वहाँ पर सुनील सोरेन का टिकट कट सकता है और ये बातें हम लोग लगातार कर रहे थे न्यूज़ बाइस्कोप पर। और देखिए अंततः वही हुआ है, सुनील सोरेन का टिकट कटा है। देखिए ये बात भी थी कि जो खबरें आ रही थी तो ये आ रही थी कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो सुनील सिंह से बहुत जो है वो खुश नहीं थे और इस वजह से भी जो है आपको कह सकते हैं कि ये लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा। अब सीता सोरेन के आ जाने से दुमका की स्थिति जो है वो बहुत रोचक हो गई है, क्योंकि बीच में ये खबरें भी आई थी उदय कि दुमका से हो सकता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है लोकसभा का चुनाव लड़े और इस पर काफी चर्चा थी। तो अब देखना यह है कि क्या देवर भाभी के बीच जो है ये मुकाबला दुमका में देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए अगर आप बात करें और पिछली बार की बात करें, जब हम दुमका सीट की बात करते हैं तो पिछली बार शिबू सोरेन जैसा कद्दावर चेहरा जो है वो दुमका में था और वहां पर जो है सुनील सोरेन ने बाजी मार ली थी और मुकाबला हालांकि बहुत ही रोचक हुआ था। सभी जानते हैं कि जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं दुमका में, शिकारीपारा जहां पर कि नलिन सोरेन जो हैं वो विधायक हैं, नाला से रविंद्रनाथ महतो वो जो है विधायक हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, जामताड़ा से इरफान अंसारी और दुमका से जो है बसंत सोरेन हैं और जामा से जो है वो सीता सोरेन खुद हैं और सारठ से रणधीर कुमार सिंह। तो आप अगर ऐसे देखें तो लगता है कि ये जो 6 सीटें थी वहां पर उसमें से सिर्फ एक सीट जो आप कह लीजिए जो सारठ है जहां से रणधीर कुमार सिंह जो है विधायक थे, बाकी 5 सीट पर जो है जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा था। अब चूंकि सीता सोरेन भी बीजेपी के पाले में आ गई हैं और वो जगह अब रिक्त हो जाएगी और हो गई है क्योंकि उन्होंने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में देखकर तो ये लगता है कि मुकाबला जो है वो जेएमएम के पक्ष में जाएगा क्योंकि उसके ज्यादा विधायक हैं। लेकिन देखिए लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो बहुत अलग होता है और लोकसभा के चुनाव की जो एक खासियत है वो ये है, खास करके 2014 के बाद आप देखें तो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि कहीं पर भी जहां पर भी चुनाव हुआ है तो विधानसभा में बीजेपी का जो मत प्रतिशत होता है वो कम होता है और लोकसभा के चुनाव में जो मत प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है कि शिबू सोरेन जो है वो पिछली बार दुमका से 2019 में चुनाव हार गए थे। हालांकि अगर आप देखें तो अगर उस समय हम विधानसभा वार अगर हम तुलना करें 2019 लोकसभा चुनाव की तो शिकारीपाड़ा में जो है वहां पर शिबू सोरेन ने लीड किया था 8,840 वोट से और नाला में लेकिन जो है बीजेपी ने जो है वो लीड किया था सुनील सोरेन ने और बहुत बड़े मार्जिन से किया था 33,850 वोट से। और फिर विधानसभा में बीजेपी ये सीट हार जाती है इतने बड़े मार्जिन से लीड करने के बाद भी। लोकसभा में जामताड़ा में हालांकि शिबू सोरेन ने लीड किया था 15,989 वोट से और दुमका में जो है बीजेपी ने लीड किया था लगभग 10,000 वोट से। जामा में भी बीजेपी को बढ़त थी जहां से सीता सोरेन बाद में विधायक बनी थी और सारठ में जो है बीजेपी की जो लीड थी वो 20,750 वोटों की थी। तो जो टोटल अगर मार्जिन गया था तो एक बड़े मार्जिन से जो है सुनील सोरेन जो है लगभग 40-50 हज़ार वोटों से जो है सुनील सोरेन वो चुनाव जीते थे। तो इसलिए जो है अब जबकि सीता सोरेन वहां कैंडिडेट बनती हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नया कैंडिडेट आता है जेएमएम की तरफ से, क्योंकि शिबू सोरेन तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसी ही सूचना है।
तो अब देखना यह है कि क्या नलिन सोरेन को टिकट दिया जा सकता है जो शिकारीपारा से विधायक हैं। तो क्या होता है, अब एक दिलचस्पी दुमका की सीट को लेकर कहा जा बहुत सकता है हो गई कि है। बीजेपी की तरफ से एक ऐसी रणनीतिक चक्रव्यूह रच दिया गया है आप क्योंकि देखिए ये परंपरागत सीट भी रही है सोरेन परिवार की, शिबू सोरेन लड़ते रहे हैं और अब बसंत सोरेन भी दुमका विधानसभा से लड़ चुके हैं, हेमंत सोरेन खुद लड़ के वहां जीत चुके हैं। बीजेपी ने उनके सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि देवर भाभी की लड़ाई हो जाएगी अब, और सोरेन परिवार के ही 2 सदस्य आपस में भिड़ते दिखाई देंगे। देखिए ये अब जेएमएम के पाले में गेंद जो है वो चली गई है, क्योंकि अब जेएमएम को फैसला लेना है कि हेमंत सोरेन को सीता सोरेन के खिलाफ उतारा जाए या नहीं उतारा जाए। क्योंकि अब अगर हेमंत सोरेन को सीता सोरेन के खिलाफ उतारा जाता है तो आप मानकर चलिए कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो है वहां पर चुनाव का विषय बन जाएंगे। तो एक जो लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में है वो परिवार के बीच में भी अब आप देखेंगे कि आमने सामने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जेएमएम अब क्या फैसला लेता है, क्या वो हेमंत सोरेन के साथ जो है वो दुमका में जाना चाहेगा, क्योंकि वो सीट जो है बहुत सेफ आप नहीं कह सकते लोकसभा की दृष्टिकोण से जेएमएम के लिए, क्योंकि वहां पर इससे पहले शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता गुरुजी वो हार चुके हैं वहां से चुनाव। वो सुनील सोरेन से तो हारे ही हैं चुनाव, उनसे पहले वो बाबूलाल मरांडी से भी वहां पर चुनाव हारे हैं। मतलब वो सीट जो है, एक बात जो अभी आप अपने आंकड़ों में बता रहे थे कि लोकसभा में बीजेपी लीड करती है लेकिन विधानसभा में हार जाती है, इसका मतलब जो वहां के वोटर हैं वो काफी समझदार हैं, किसी एक दल किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं है, उन्हें बेहतर निर्णय करना आता है कि कब केंद्र का चुनाव है और कब राज्य का चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल ये आपने सही कहा। और जब मैं आंकड़े देख रहा था दुमका लोकसभा क्षेत्र के और जब मैंने उसकी समीक्षा की तो मुझे ये चीज दिखा कि देखिए विधानसभा में आप देखते हैं कि 4 जेएमएम और 1 कांग्रेस, हालांकि अब जेएमएम की सीता सोरेन जो है बीजेपी में आ गई हैं और वो सीट खाली हो गई है, लेकिन 2019 की बात अगर हम करें जब दिसंबर महीने में जो वहां पर चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो आप वहां देखते हैं कि 4 जेएमएम 1 कांग्रेस और सिर्फ 1 बीजेपी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, उससे 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बिल्कुल ही बदला हुआ रूप था। और आप देखते हैं कि उन 6 में से सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो जेएमएम को बढ़त मिली थी और 4 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बीजेपी ने बढ़त बना ली थी। और उसमें से जो नाला है और इसके अलावा सारठ, वहां पर बड़ी लीड थी। तो ये बताता है कि जो अब मतदाता है ना उधर, वो भी बहुत समझदार हो गया है। वो सोच समझकर वोट करता है कि कब उसे किसे वोट करना है। विधानसभा का चुनाव वो अलग दृष्टिकोण से देखता है, लोकसभा का चुनाव वो ये देखता है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है, किस तरह के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो भारतीय मतदाता अब मत देता है। न सिर्फ दुमका बल्कि भारतीय मतदाताओं की हम बात करते हैं। आप उड़ीसा का चुनाव जब 2019 का देखेंगे, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि उस समय भी लोकसभा में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और विधानसभा में नवीन पटनायक की पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। तो मतदाता अब ये फर्क करना सीख गया है और इसलिए मुझे लगता है कि जेएमएम जो है ये जोखिम उठाने को तैयार है या नहीं है, ये देखना दिलचस्प होगा दुमका के लिहाज से। बिल्कुल। और इसी तरह से चतरा की बात की जाए तो चतरा में तो सुनील सिंह उम्मीदवार थे, अब कालीचरण सिंह बताए जा रहे हैं। कालीचरण सिंह पुराने बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया गया है। राकेश जी, लेकिन धनबाद में फिर चौंकाने वाला नाम सामने आया है। देखिए ढुल्लू महतो दावेदार थे, लेकिन अक्सर ये बातें कयास लगाई जा रही थी कि उन पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं तो बीजेपी परहेज करेगी, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है ढुल्लू महतो के चेहरे पर। देखिए एक बड़ी बात मैं आपको कहूं कि जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन होता है वो साधने की कवायद जो है वो चल रही थी और यही वजह थी कि धनबाद और चतरा सीट को रोक लिया गया था, क्योंकि दोनों ही जगह आप देखें तो धनबाद में पीएन सिंह थे और यहां पर सुनील सिंह थे, तो दोनों एक ही कम्युनिटी से जो है वो आ जाते हैं, राजपूत कम्युनिटी से। और बीजेपी चाहती थी कि इसको थोड़ा सा हमें पिछड़ा की तरफ लेकर जाना होगा और वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने की दरकार थी, क्योंकि बगल में आपको गिरिडीह विधान लोकसभा क्षेत्र भी है। तो उन सारी चीजों को जो है वो देखने की जरूरत थी और इसलिए बीजेपी ने अपना टाइम लिया,
सोचा, समझा, चर्चा की और उसके बाद वो इस फैसले पर आए कि ढुल्लू महतो जो हैं वो विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र में अपनी एक पकड़ भी है, पहचान भी है और उससे क्या होता है कि वो जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन वो साधना चाहते थे वो साधने में जो है बीजेपी यहाँ पर कामयाब दिख रही है। अब देखिए महागठबंधन के सामने बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो उनके सामने बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ने एक एज ले लिया है, 14 सीटों में से 13 सीट बीजेपी को लड़ना है। अब जबकि गिरिडीह सीट की घोषणा अभी नहीं हुई है, तो जैसा मैं उधर बार बार कह रहा था कि गिरिडीह तो आजसू ही लड़ेगा, ये तय है। तो अब और कंफर्म हो गया कि गिरिडीह आजसू ही लड़ेगा। तो जो 13 सीट है वहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और जो उनके कैंडिडेट हैं वो चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। हम ये खबरें दिखा भी रहे हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो है उनका प्रयास है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है मतदाताओं से जो है बातचीत करें, उन्हें जो है विश्वास में लें। दूसरी तरफ जो INDIA गठबंधन है उसके साथ समस्या यह है कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं हुई है। यह अलग बात है कि कुछ कैंडिडेट जैसा लगता है कि वो कंफर्म है तो वो खुद से प्रचार कर रहे हों, लेकिन जो एक औपचारिक घोषणा की बात होती है वैसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मतदाता भी जो है वो दिग्भ्रमित है और जब आप बाद में जो है और इतने बाद में है अपने कैंडिडेट घोषित करते हैं तब क्या होता है कि उस कैंडिडेट को भी वक्त कम मिलता है कि वो क्षेत्र में जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करे, क्योंकि उसके पास दिन कम बचे होते हैं तो वो चुनिंदा क्षेत्रों में ही जा पाता है और इसकी कीमत जो है कई बार आपको चुकानी पड़ती है। क्योंकि जो वोटर्स को लगता है कि अगर ये व्यक्ति चुनाव के वक्त हम तक नहीं पहुंचा तो बाद में क्या पहुंचेगा, इस तरह की सोच जो है वो जनता के बीच होती है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि महागठबंधन जो है INDIA गठबंधन वो देर कर रहा है अपने कैंडिडेट घोषित करने में। अब देखिए ना, अब राजनीति वो वाली नहीं रही उदय जो कि पहले हुआ करती थी कि आराम से पॉलिटिक्स। अब वो वक्त नहीं है। अब आपको सातों दिन 24 घंटे 365 दिन जो है लोगों के बीच रहना होता है। और देखिए होली की छुट्टी होने वाली है, गठबंधन की तरफ से ये आ रही है खबर कि वो होली के बाद कैंडिडेट घोषित करेंगे और बीजेपी देखिए वो बैठती है। प्रधानमंत्री कल देर तक बैठे वहां पर जो ये मीटिंग हुई और उसके बाद आज फैसला लेकर बड़े फैसले लिए गए और घोषित कर दिए गए नाम। बिल्कुल, और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि होली की छुट्टी की तैयारी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी बैठक कर रही है और बीजेपी ने चौंकाने वाला निर्णय लिया है कि ओबीसी समुदाय से आता है ढुल्लू महतो और तेली वैश्य समुदाय से हैं राकेश जी। लेकिन ये चर्चा भी लगातार वहां उठ रही थी कि PM सिंह चूंकि क्षत्रिय या फॉरवर्ड समुदाय से है तो इसी समुदाय की नेता को टिकट दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने एक नया दांव खेला है और ढुल्लू महतो काफी जमीन से जुड़े नेता माने जाते रहे हैं और एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। शायद यही वजह भारी पड़ गई। जी देखिए, मैंने कहा ना कि इसी वजह से वो सीट रुकी थी और ये चर्चा बार बार आ रही थी बीच में कि वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को साधना है। बीजेपी अपने जितने भी कैंडिडेट घोषित कर रही है तो वो एक रेशियो देखना चाहती है और अभी चूंकि ये बातें बहुत ज़्यादा हो भी रही हैं कि ओबीसी की सीटें बढ़ाई जाए तो बीजेपी को उस बात की भी चिंता सता रही थी कि फिर उन्हें एक वहां पर ओबीसी कैंडिडेट देना चाहिए और यही काम जो है उन्होंने किया है और अब जो है वहां पर ढुल्लू महतो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये और धनबाद ऐसे भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है वहां पर, तो वो एक मजबूत कंस्टिट्यूएंसी है भाजपा के लिए। वहां पर लगातार भाजपा पिछले कुछ समय से जीतते रही है, कई वर्षों से जीतते रही है। तो ऐसे में जो है ये मानकर चलिए कि ढुल्लू महतो जो है उसको सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन को आधार बनाते हुए ढुल्लू महतो को कैंडिडेट घोषित किया गया है। बिल्कुल, और यहाँ पे गिरिडीह सीट लगता है पूरी तरह से आजसू के भरोसे डाल दी गई है या फिर हो सकता है ऐसे में अब अंतिम तौर पर भी अगर आजसू इनकार करता है तब फिर बीजेपी इस पे पहल करेगी या विचार करेगी या फिर अब इंतजार होगा कि आजसू अपनी तरफ से खुलकर कहे। लेकिन कहीं न कहीं तो इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अभी तक राकेश जी।
यानी मुझे अभी भी नहीं लगता कि आपको आजसू जो है वो गिरिडीह नहीं लड़ेगी, इसकी कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती। आजसू झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा ही करवाएगा, ये आप तय मानकर चलिए, क्योंकि वो एक समय जो है तीसरे नंबर की झारखंड में पार्टी होने का दावा करती थी, चौथे नंबर पर होने का वो दावा करती रही है इन सारी चीजों में। तो ऐसी परिस्थिति में कि झारखंड में लोकसभा का चुनाव हो और आजसू का एक भी कैंडिडेट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कंफर्म हूं कि गिरिडीह सीट जो है आजसू जरूर चुनाव लड़ेगी। हाँ, कैंडिडेट को लेकर जो है आप कह सकते हैं कि उनकी खोजबीन जारी है। अब वहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो एक उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश जो है वहां पर हो रही है। कई बार गठबंधन में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि आप अपने जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वहां से जो है कैंडिडेट उधार ले लेते हैं। जैसे कि बिहार में मुझे याद है पिछली बार सीतामढ़ी का चुनाव हुआ था, तो वहां जो सुनील कुमार पिंटू थे जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए, वो दरअसल बीजेपी से जो है वो जुड़े हुए थे, तो उन्हें कैंडिडेट बनाया गया और इसलिए इस बार सुनील कुमार पिंटू का टिकट वहां से कटा भी है। तो अब देखना यह है कि जो गिरिडीह में आपको होता है तो आजसू कैंडिडेट किसे बनाता है, यह देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि आजसू ही जो है गिरिडीह में चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। चलिए इंतजार किया जाए। यहां भी लगता है कि अब थोड़ा सा इंतजार और होगा